नमस्कार। आज की हमारी बातचीत में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और खास मेहमान इस संदर्भ में है कि अभी चाइनीज वायरस का जो प्रकोप पूरे देश में है, जो कहर है, उसका सबसे ज्यादा शिकार वो हुए जिनको हम कहते हैं कि जो सबसे कमजोर लोग हैं, जो सबसे नीचे के पायदान पर खड़े लोग हैं और उनकी हमने दुर्दशा वाली, हृदय विदारक, एकदम भावुक कर देने वाली तस्वीरें देखी। और ऐसे में देश के अलग-अलग हिस्सों से अलग-अलग दावे हैं, अलग-अलग स्थितियाँ हैं। कोई सरकार कहती है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी ने दूसरे के ऊपर डाल दिया। लेकिन इसको एक कहें कि समग्र दृष्टि में देखना हो, तो उसके लिए कोई ऐसा चाहिए जिसने देश के अलग-अलग राज्यों में उस समय जब वो प्रवासी जा रहे थे, उस समय जब वो प्रवासी परेशान थे, तो उनको देखा हो, उनके साथ यात्राएँ की हों, उनकी मुश्किलें समझी हों और कई जगह उनके समाधान की भी वजह बना हो। तो आज इसीलिए हमारे साथ वो खास व्यक्ति हैं, प्रदीप भंडारी, जन की बात के संस्थापक हैं और ये चुनाव के दौरान आप इनको देखते हैं, वैसे तो टीवी चैनलों पर, अलग-अलग चैनलों पर और कभी भारत पर भी ये नियमित तौर पर देखते हैं और चुनाव में एक विश्वसनीय सर्वे करने वाले के तौर पर इनकी पहचान है। लेकिन मैं उससे ज्यादा बड़ी पहचान ये देखता हूँ कि ऐसे मौकों पर जमीन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले एक पत्रकार के तौर पर, एक रिपोर्टर के तौर पर प्रदीप जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और शुक्रिया। आज की बातचीत में हम समझेंगे, कोशिश करेंगे ये समझने की कि आप क्योंकि करीब 11 राज्यों में आप गए, 20,000 किलोमीटर का सफर आपने उतनी लंबी यात्रा की। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। मेरा पहला सवाल भी यही है कि जो अभी हालात है और खास करके हम कहें कि 24 मार्च के बाद से अभी तक और आप अलग-अलग राज्यों में गए, तो एक पहली टिप्पणी अगर हम कहें कि एक ओवरऑल अगर कमेंट शुरुआत करने के लिए, इस बातचीत को करने के लिए, तो आपको देश कैसा दिख रहा है, मुसीबत कितनी बड़ी है और उससे सरकारें किस तरह से निपट पा रही हैं या कहें कि कितना उनकी मदद कर पा रही है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है? हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बातचीत करने का आपने मौका दिया और आपके जो वक्तव्य हैं वो अलग अलग टीवी चैनल पे आप बड़ी बखूबी रखते हैं और आपके यूट्यूब लाइव्स के पूरे देश फैन है, तो अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट करने का। मुसीबत काफी बड़ी है हर्षवर्धन जी, और ये मुसीबत से जो सामना करने का जो एक जर्नी है वो मुझे लगता है कि काफी समय तक चलती रहेगी। जो हालात पहले थे उससे आज हालात बेहतर हैं, पर हालात अभी भी जो है थोड़े से कमजोर। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो आपने जैसे बात करी कि जब प्रवासी मजदूर जो है वो कई प्रवासी मजदूरों को ट्रेन मिली, कुछ जो है वो चलना शुरू हुए, पर इनमें से कोई भी प्रवासी मजदूर जो है वो कोई सरकार विरोधी या मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशन विरोधी, एडमिनिस्ट्रेशन विरोधी लहर उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर एक मायूसी है, और वो मायूसी इसलिए है क्योंकि वो अपने परिवार से जब अलग था, कहीं शहर में कमाने आया था, उसने देखा कि भाई बीमारी आ गई, अब 2 महीने से हम हैं, अब हमको वापस जाना पड़ेगा, तो एक सेंस ऑफ मायूसी है। तो वो सेंस ऑफ मायूसी इस वक्त मजदूर के जो प्रवासी मजदूर वापस आए हैं उनके दिल और दिमाग में है। पर इसमें एक देखने की बात यह है कि अधिकतर जो मजदूरों से मैंने बात करी जो ट्रेनों से आए हैं, उनमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन था कि चलिए हमें घर अच्छी तरीके से पहुंचा दिया गया। कुछ जो मजदूर जो चले हैं, क्योंकि आपको समझना होगा कि मुंबई और दिल्ली मिलाकर ही 8 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं, तो ये संख्या बहुत बड़ी है। ये एक्सपेक्ट करना कि पहले दिन में ही सब वापस चले जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। और रेट्रोस्पेक्ट में हम देखेंगे तो हर व्यक्ति कह सकता है कि प्लानिंग बेटर हो सकती थी। पर जो भी पैदल भी चल रहे थे उनका भी कहना था कि भाई हम पैदल इसलिए नहीं चल रहे कि ट्रेन उपलब्ध नहीं है, हम पैदल इसलिए चल रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे को कहीं पे हमारी कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा देना बंद कर दिया, साथ में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट नहीं कर पाए, और हमारा परिवार अलग था। तो हर के अलग अलग थोड़े से कारण हैं। और अब जो मेन बात होने वाली है और जो सबसे मुख्य बिंदु जिस पे हमें गौर करना चाहिए कि जब ये प्रवासी मजदूर पहुंच चुके तो उनसे बात की जाती है, तो जिन जिनको मनरेगा का काम मिलना चालू हुआ है वो एंगेज होना चालू है। दिक्कत तब आने वाली है हर्षवर्धन जी कि अगर ये प्रवासी मजदूरों को ये जो होम स्टेट जो स्टेट्स हैं जहां जहां वापस पहुंचे, अगर वो सही तरीके से एंगेज नहीं कर पाते, इनको काम नहीं मिल पाता, तब दिक्कत होगी। अभी मैं वेस्टर्न यूपी हो गया, कई इलाके बिहार हो गया, यहाँ पे मनरेगा का काम मिलना शुरू हो गया, तो ये इनके लिए काफी पॉजिटिव होने वाला है। जो दिक्कत का पार्ट होगा वो उन लोगों का थोड़ा सा है कि जिनकी नौकरियां चली गई हैं और वो वापस अपने गांव में आ गए, तो वो मजदूर प्रवासी मजदूर की कैटेगरी में नहीं आते, उनकी ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे।
पर वो ये है कि जो मान लीजिए 15-15 हजार 20-20 हजार की नौकरी किया करते थे, उनको थोड़ी सी दिक्कत की बात है। पर ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, या जो देश की स्थिति है, वो आने वाले 2 महीने काफी निर्णायक होने वाले हैं। क्योंकि आज जो देश का जनमानस है वो 1 महीने पहले लॉकडाउन में घर पे बैठने वाला उसका एपेटाइट था। अभी जैसे आपको बताता हूँ, मैंने बनारस के घाट से भी गया, वहां पे साड़ी वाली दुकानों की दशमेव घाट के पास से बात करी, तो उनका भी कहना है कि भाई अब हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, मास्क पहनेंगे, पर अब खोल दीजिए जिससे कि हमारी आजीविका चले। तो ये एक बड़ा ही एक नाजुक सा दौर है जहाँ लोग काम भी करना चाहते हैं और साथ में बीमारी का भी ख्याल रखने की जरूरत है। तो ये मैं आपको एट द आउटसेट जी, इस पे एक मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आप किन किन राज्यों में गए और किस वक्त गए, अगर वो समय आप बता पाए, और वहां किस तरह की स्थिति थी। क्योंकि एक जो समझने की बात है कि केंद्र सरकार भले ही महामारी के समय में फैसले लेने वाली एक कहें कि अथॉरिटी वही हो जाती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट है, जो उसको लागू करना है, वो राज्यों को करना है। जो काम देना है वो राज्यों को देना है, जो प्रवासी मजदूरों को ले आना था वो राज्य ले आए। अब उनके बाद जिन जिन राज्यों में आप गए, अगर समय के साथ बताएंगे तो और अच्छा रहेगा कि किस वक्त आप किस राज्य में गए और वहां किस तरह के हालात दिखे। देखिए, ये करीबन मार्च के एंड से मैंने ट्रैवल करना चालू किया। तब मैंने फोकस किया उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, थोड़ा बहुत झारखंड, और उसके साथ में चंडीगढ़, उसके आपके फिर ये जो आपके 8-9 राज्य हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास के, उनमें मैंने काफी फोकस किया। उसके बाद में ये मैंने करीबन 15 मई को खत्म किया था। उसके 15 मई के बाद 2-3 दिन के बाद से फिर मैंने शुरू किया, जो अभी खत्म किया 5 जून को लगभग, बिहार, बंगाल और ईस्टर्न यूपी, तो लखनऊ के आगे का जो पूरा पार्ट है वो मैंने फोकस किया। तो मैंने करीबन 10 से 11 राज्यों का दौरा किया है, और इसमें अधिकतर जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट राज्य है वो यूपी, बिहार और बंगाल है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर प्रवासी मजदूर यहाँ से आए। तो इसमें अगर मैं आपसे अब सीधे थोड़ा सा राजनीतिक सवाल कर लेता हूँ, और एक क्या दो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तुरंत चुनाव नहीं होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की बड़ी चर्चा होती है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम लोग सब देखते हैं, और ये भी दिखा कि जो सबसे ज्यादा प्रवासियों को ले आना और उसके बाद उनकी योजना बनाना कि कैसे उनको रोजगार दे पाएंगे, वो काम होगा। लेकिन अभी जो चुनाव के लिहाज से या पॉलिटिकल सेंसिटिविटी के लिहाज से अगर देखें तो बिहार, क्योंकि आज संयोग से अभी अमित शाह जी वो वर्चुअल रैली कर रहे हैं, तेजस्वी जी थाली पीट रहे हैं, अलग अलग तरह से एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट शुरू हो गया है। आप बिहार में ये जो वायरस का कहर है, उसके बाद जो माइग्रेंट लौटे हैं या कुछ लौट जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, उसके बाद आप कैसे देखते हैं, वहां क्या स्थितियां हैं, और क्या उन लोगों को कोई सेंस है क्या कि हमें जो देश भर में हम बिहार के नाते जाते हैं और हमारे लिए जो बड़ी खराब छवि बनी, तो उसको बदलने की कोई जद्दोजहद मन में कोई इच्छा है क्या? देखिए, बिहार में मैं आपको बताऊं कि बिहार में कोविड का इतना ज्यादा डर नहीं है, स्पेशली गांव में। तो अगर आप अररिया चले जाएंगे, किशनगंज चले जाएंगे और ये सब एरियाज में जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि भाई देश के अंदर कोविड है, क्योंकि मार्केट्स जो हैं वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग इतनी नहीं हो रही और लोग जो है वो इतने मास्क वास्क नहीं पहन रहे, क्योंकि उनका मानना है कि भाई हम जो है वो गए तो नहीं है तो हमें नहीं हो सकता। और जो गांव से आए हैं लोग, मैं ये कह रहा था कि जो गांव से आए हैं लोग, उनको जो गांव में आए हैं बाहर से लोग, उनको अलग से क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। तो बिहार के अंदर और बिहार में और बंगाल में सेंटिमेंट ये है कि बिहार में अगर मान लीजिए 200-300 केसेस निकलते हैं तो लोगों को आश्वस्त है कि भाई चलिए 200-300 केस ही है, उन्हीं को क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं बंगाल के अंदर लोगों को पता ही नहीं कि भाई कितने केसेस निकले, कितने नहीं निकले हैं, क्योंकि वहां पे लॉकडाउन भी एफिशिएंटली नहीं लागू किया गया था। तो बंगाल में एक भय है, बिहार में एक थोड़ा बहुत विश्वास है। देखिए, नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि जब कंपैरेटिव एक फैक्टर आता है और बिहार अगर वहां पे कंपैरिजन देखा जाता है तो तेजस्वी जी के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है तो ऐसी कोई बहुत स्ट्रांग हवा नहीं है कि भाई नीतीश ने बहुत गंदा किया, नीतीश ने बकवास किया, नीतीश को हटाना है, ऐसा सेंटिमेंट नहीं है। और नीतीश कुमार इज अ वेरी स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर। तो अभी समय के साथ में जैसे अगर आप देखेंगे, जब मैं पिछले एक हफ्ते में था तो हर दिन मैं देख रहा था कि भाई सैनिटाइजर्स की वितरण की बात गांव में होने की शुरू हो गई थी, मास्क देने की बात की गई थी। तो बिहार के अंदर अगर आप देखेंगे तो अपोजिशन के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी
कि वो इसमें मजदूरों के साथ खड़े होते, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है जमीन पे कि मजदूरों की हवा, मजदूर जो आए हैं या बिहार में जो जमीन की आवाज है वो नीतीश कुमार को हटाने की है। तो देखना ये होगा, और बिहार के अंदर आपको भी पता है कि जाति का काफी बड़ा रोल होता है, वो आगे की बात है। पर अभी मोटा मोटा कहने का ये मतलब है कि अभी ऐसा कोई सत्ता विरोधी लहर अभी बंगाल के अंदर बहुत बड़े लेवल की इस क्राइसिस में नहीं देखने को मिली है। वहीं बंगाल के अंदर एक डर है, डर इसलिए है क्योंकि वहां पे लॉकडाउन एफिशिएंटली लागू ही नहीं हुआ था, और वहां पे मैं क्वारंटाइन सेंटर्स के भी अंदर गया था नॉर्दर्न बंगाल की, तो वहां मजदूरों को 10-10 दिन रखा जा रहा है, पर यही नहीं उनको पता, उनका टेस्ट तक नहीं हो रहा है, उनको यही नहीं पता कि उनका कोरोना है या नहीं है। तो लोगों में एक डर है कि भाई किसको कोरोना है किसको नहीं है, यही नहीं वहां पे पता चल पा रहा है। तो ये दोनों राज्यों के बीच का डिफरेंस है। बात रही उत्तर प्रदेश के अंदर, तो नो डाउट उत्तर प्रदेश में काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पब्लिक परसेप्शन है अब चीफ मिनिस्टर का। पर अब जो सबसे क्रिटिकल चीज हर्षवर्धन जी होने वाली है कि जितने मैं लोगों से बात कर रहा था यूपी में, अब उनका है कि भाई हमारा आजीविका को शुरू करने की जरूरत है। तो ये इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश को और बाकी राज्यों। क्योंकि बिहार के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं क्योंकि आज राजनीतिक दिन भी है। मुझे एक जो कहें कि जो तैयारी के स्तर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने कमेटी बना दी अलग अलग तरीके से कैसे रोजगार के मौके तैयार करें, अगर इस कंपैरिजन में देखें, ठीक है कि मामले बिहार में बहुत ज्यादा नहीं आए, लेकिन बिहार के ही सबसे ज्यादा लोग हैं जो दूसरे राज्यों में रहे, और शायद वही दबाव था जो उत्तर प्रदेश पर भी पड़ा। यानी सवाल की बात ये थी कि कोटा से बच्चों को ले आना था, तो बिहार के भी बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार ले आई, या दिल्ली से जब लोग आनंद विहार बस अड्डे पहुंच गए तो उनको भी यूपी की सरकार ले जाती है, बिहार ले जाती है। अब सवाल ये है कि क्या जो बिहार के लोग हैं उनको कुछ ऐसी उम्मीद, क्योंकि ठीक है सत्ता विरोधी लहर नहीं होना ये एक अलग चीज, क्योंकि वहां एक अलाइनमेंट हो गया है कि तो कोई भी मिल जाए वो सरकार बना, लेकिन वहां के लोगों को क्या ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम रोजगार के मौके हो, बेहतर बिहार की तरफ कोई इच्छा आकांक्षा नहीं किया है? ये चर्चा जरूर है भाई, ये बिल्कुल लोगों के अंदर है कि भाई अब बिहार को और डेवलप करने की जरूरत है, बेहतर होना चाहिए। अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश थोड़ा सा ज्यादा प्रोएक्टिव रहा है कंपेयर टू बिहार, तो ये चर्चा जरूर है। पर इस चर्चा को राजनीतिक मोबिलाइजेशन देने का काम अपोजिशन का है, और जब वो राजनीतिक मोबिलाइजेशन देने की बात आती है तो उस वक्त एक क्रेडिबिलिटी की भी बात आती है। तो फिर वो क्रेडिबिलिटी कंपैरिजन और विश्वसनीयता कंपैरिजन जब आता है तो लोगों की वो जो आवाज है उसको इतना बड़ा बल नहीं मिल पाता है। तो ये चर्चाएं जो हैं ये गुपचुप चर्चाएं हैं, ऐसी चर्चाएं नहीं है कि कोई एक लहर टाइप बन सके या राज्य ये मांग कर रहा है कि भाई अब जो है बिहार में प्रगतिशील अलग तरीके से हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई बिहार -50 पे था उसको +10 पे लेके गए। पर अभी जो नैरेटिव ये नहीं कि यार अरे हम तो सिर्फ 10 पे ही और बाकी राज्य 40-50 पे, तब ये कल्टीवेट होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये समय के साथ होगा, पर अभी जो है हर्षवर्धन जी ऐसी कोई मतलब जमीन पे बात नहीं है कि भाई अरे हमारे राज्य में कम हुआ ये चीज हुई। अभी लोगों में कि भाई बीमारी से बच जाए, और हाँ करा जा रहा है। और ऑपोजिशन भी अगर आप देखेंगे तो इस चीज को बहुत बखूबी रूप से नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि किसी भी जनता की आवाज को बल देने के लिए राजनीतिक स्रोत मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत जरूरी होता है एक समय के बाद में, वरना फिर वो या तो एक्टिविस्ट आवाज बन के रह जाती है या थम जाती है। तो ये थोड़ी सी एक कमी है। पर हाँ ये धीरे धीरे एक आवाज उठना शुरू हो गई है, पर्टिकुलरली आवाज उठना शुरू हुई है ईस्टर्न बिहार के इलाकों से। पर लोगों से जब पूछते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री ना ईमानदार आदमी है, ये देख लेगा। तो फिर वो उसके क्या ऐसे नहीं बोलते, ऐसा ये नैरेटिव नहीं है कि अरे बिहार के अंदर और इंडस्ट्री चाहिए, नीतीश कुमार ने ये नहीं किया है, अब हमें बहुत जरूरत है, हम बाहर क्यों जाएंगे, बिहार की अस्मिता की बात, ऐसी चीजें बात नहीं है। अभी बस बातचीत ऐसी है कि हाँ और होना चाहिए, और अगर हमको यहाँ पे अवसर मिलेगा तो अब यहीं रुकेंगे। ये तो बात मतलब ऐसी कोई बहुत बलपूर्वक की बात है। एक सवाल और जो मुझे लगता है कि सबके मन में है कि प्रवासी मजदूर जिनसे आपकी बातचीत हुई जो जा रहे थे, बार बार हम लोग प्रवासी कह रहे हैं अपने देश के लोगों के लिए, लेकिन और कोई विकल्प नहीं, कोई तो शब्द खोजना पड़े, तो ये लौट के आने की इच्छा में थे, अपने राज्य जाकर कम में, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा कम में गुजारा करेंगे, उस मूड में थे, या क्या किस तरह से आपको लग रहा था, और अगर वो लौटने की इच्छा में थे तो कब तक वो लौटते हुए दिखाए? देखिए इसमें यह है कि अभी मेरे को तो नहीं लगता कि सितंबर के पहले लौटना शुरू होंगे,
क्योंकि अभी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 400 किलोमीटर की जर्नी करके आया है, मैं मिला था एक व्यक्ति से गोपालगंज के अंदर बिहार में, जो गुजरात से आया था, तो गुजरात से 3 राज्यों के बसें चेंज करके वो आया। फिर मैं किसी से मिला था जो मोहाली से, इतने सारे मजदूर जो है सुल्तानपुर अमेठी वापस जा रहे थे। फिर मैं मिला था कुछ लोग जो साइकिल से नोएडा से और गाजियाबाद से लेके महोबा उत्तर प्रदेश तक साइकिल पे जा रहे थे। तो मेरा सेंटिमेंट एनालिसिस और डेटा ये कहता है कि ये अगर अभी एटलीस्ट 1 महीने तो आप भूल ही जाइए, उसके बाद ये धीरे धीरे सोचना शुरू होंगे, क्योंकि 14 दिन ही अपने आप क्वारंटाइन रहते हैं। तो वहां पे मनरेगा का काम अगर मिलेगा तो उसको प्रेफर करा जाएगा। और उसके बाद में अगर ये देखेंगे 1-1.5-2 महीने की, भाई अगर वहां पे कुछ गांव में एंगेजमेंट नहीं हो पा रहा और शहर में बीमारी थम गई है या कम होने लग गए केस, तो फिर ये वापस आना शुरू होंगे। पर वैसे ही अफसर थोड़े से भी कम अफसर, मान लीजिए किसी को शहर के अंदर 20,000 रुपए कमाने का मौका मिल रहा है और उसी व्यक्ति को गांव में अगर 15,000 भी कमाने का मौका मिल रहा है, तो गांव में रहने की वो प्रेफरेंस रखेगा, क्योंकि गांव में 15,000 सेम है शहर का 20। तो ये बड़ा क्रिटिकल है। पर अभी आप मान के चलिए 1 महीना तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एकदम से हम वापस आ जाए। एक और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकार ने ढेर सारे कृषि को लेकर बहुत से सुधार भी किए। आप जिन इलाकों में गए वहां जो पहले से लोग हैं, यानी जो गांव है, जो किसान है, वो खेत की क्या स्थिति है, गांव किसान खेत की क्या स्थिति है, और उसमें अगर हम कहें तो क्या आपको लगता है कि जो ये बैलेंस है, जो एक तरफ उद्योगों की तरफ से तो बहुत बुरा हाल है, किसानों की स्थिति क्या है, वो अपनी फसल बेच पाए क्या, उनको कीमत मिल पाई क्या, या नुकसान कम हुआ, कुछ कम रह पाया, ये कैसे आपने देखा, उसका क्या, किस तरह से आप देखते हैं आगे बढ़? देखिए, जमीन सवाल है, और जो मुझे लगता है पे 3 चीजें जरूर मिल रही हैं। एक तो 500 रुपए उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के खाते में आ रहा है। 2,000 रुपए जो किसान निधि की मिली है वो भी अकाउंट में बहुत जगह मिला हुआ है, पर्टिकुलरली यूपी, बिहार और इन सब इलाकों के अंदर। और तीसरी चीज ये है कि कई कई जगह जो सरकार है किसान का जो दाम, जो उपज है उसको ले रही है, क्योंकि बाकी मंडियों के अंदर किसान नहीं गए हुए हैं, तो नुकसान तो हो रहा है। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, मक्का 2,000 रुपए का बिका करता था, अब उसका रेट 1,200 हो गया है। तो नो डाउट किसान को लॉस तो हुआ है, पर कई कई जगह सरकार जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे देना शुरू हो गई। तो एक चीज इसमें और है कि अगर आप देखेंगे कि मंडियों में तो लोग जाना कम हो गए, क्योंकि उनको है कि भाई मंडी में चले जाएंगे कोरोना हो जाएगा, तो जो चलो हमारी ज्यादा प्रोड्यूसर्स को गांव में ही आसपास खिला दो, मजदूरों को दे दो। तो अगर आप इनकम वाइज देखेंगे तो नुकसान डेफिनेटली हुआ है। साथ में जो भी सरकार ने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करी थी, उसमें अधिकतर जो घोषणाएं लोगों को कितने सारे, क्योंकि उसमें घोषणाएं थी तो जमीन पे जरूरत है सरकार को कि वो ढंग से उसको ले जाए। क्योंकि अभी अगर आप लोगों से जमीन पे पूछोगे, किसानों से कि भैया क्या है घोषणा, तो ज्यादा नहीं बोलेंगे भैया 20 लाख करोड़ की बात की, अब देखो हमें क्या मिलता है। तो इवन जो इतना बड़ा रिफॉर्म किया गया एग्रीकल्चरल मार्केट्स को ओपन करने का, अभी वो किसानों के अंदर इसको एज अ बड़ा रिफॉर्म चीज नहीं देख रहे हैं, तो उनको समझाने की जरूरत है। तो ये मुझे लगता है कि अभी जो सरकार की कम्युनिकेशन होने वाली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। स्पेशली लोन में आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि जैसे लोन की बात की गई, कितने लोन देने की बात है, अब इसमें कई कई जगह केसेस आ रहे हैं हर्षवर्धन जी की, जो बैंक्स हैं वो उनसे कह रहे हैं कि आप लोन ले लीजिए, पर जो पुराना आपने भुगतान किया पहले उसको दीजिए, फिर आप आगे कर दीजिएगा। तो अब सरकार को बहुत जरूरत है कि क्लोज मॉनिटरिंग करेगी। सोशल एम्पावरमेंट की तरफ तो सरकार की चीजें बहुत अच्छी तरीके से पहुंच रही हैं, जैसे मैं आपको बताया उज्ज्वला स्कीम के हो गई बेनिफिशियरी, जनधन के अंदर खातों में पैसे हो गए, साथ में 2,000 रुपए किसान निधि के हो गए, जो जीरो बैलेंस खाते उसमें आ रहे हैं। पर अब ये जो नया अनाउंसमेंट है और जो लोन वितरण है और जो किसान का रिफॉर्म हुआ है, इसको किसानों तक ले जाना, और जब तक किसान को विश्वास नहीं होगा कि भाई ये बहुत बड़ा चेंज होगा, उसकी आय नहीं बढ़ेगी, तो फिर ये वैसे ही हो जाएगा जैसे मान लीजिए ई-नाम जब सरकार ने घोषित किया था कि इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मंडी। मुझे लग रहा है कि ये सब थोड़ी बहुत बारीकियां हैं और आने वाले 1-2 महीने तय कर देंगे हर्षवर्धन जी कि जब तक ये जन मूवमेंट नहीं बनेगा, ये रिफॉर्म, और लोग इसमें भागीदार नहीं होंगे, तब तक फिर ये बिट्स एंड पीसेस में ही चलेगा। हमारी जो आर्थिक स्थिति, मेरी आवाज, हाँ आवाज आ रही है, बीच में चली गई। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम इसको बिट्स एंड पीसेस में नहीं रख सकते, तो अभी कम्युनिकेशन में जरूरत है। सोशल वेलफेयर की स्कीम्स सब अधिकतर बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं जमीन पे। जो ये डायरेक्ट बेनिफिट किया गया था खातों के थ्रू, दैट हैज बीन बिग गेम चेंजर। पर जो अभी अनाउंसमेंट्स किए गए भले किसानों के लिए या लोन एमएसएमईज के लिए, वो इतना कोई अभी जमीन पे नहीं पहुंच रहा है। बहुत
धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत अच्छी चर्चा हम लोगों की हुई, लगभग सभी पहलुओं पे बातचीत हो गई और फिर आपसे बात करेंगे क्योंकि बहुत जिसको कहते हैं कि ग्राउंड की रिपोर्ट और ग्राउंड की बातचीत, तो अच्छी बात ये है जो 2-3 बातें निकल कर सामने आई और उसमें अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात करें कि जो प्रदीप बता रहे हैं कि लोगों का कोई इसको बार-बार इस तरह से पेश करने की कोशिश होती है कि पूरा देश एकदम गुस्से में है या कुछ अलग दिशा में जाना चाहता है, तो वो कतई नहीं है। दूसरा ये है कि हर कोई चाहता है कि अगर उसके घर पे कोई बेहतर कहें कि मौके मिले, तो ये खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश, उसमें बिहार बहुत ज्यादा, तो वो वहाँ की सरकारों के लिए कहें कि चेतावनी समझ लीजिए या उनको संदेश समझ लीजिए। तीसरी चीज ये है कि ओवरऑल कहें कि स्थितियां बहुत खराब है, जिसको ठीक होने में कम से कम अभी 2-3 महीने का वक्त लगेगा। जो मजदूर है वो भी ज्यादा 2-3 महीना लगेगा उनको वापस आने में, लेकिन लोग लौटेंगे, कोई ऐसे वो गुस्से से नहीं गए कि नाराज हो गए हैं। और जो सबसे जरूरी चीज है, जो पैकेज है 20 लाख करोड़ से ज्यादा का, उसको सरकार को क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि लोगों को कर्ज मिलने में, योजनाओं का लाभ मिलने में, इस पैकेज का, क्योंकि सामाजिक योजनाएं बहुत अच्छे से चल रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद पुरी जी इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और हम फिर आपसे ऐसी ही बातचीत करेंगे किसी दूसरे ऐसे ही मौके पे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया।